JNSK Ask the Truth में आपका स्वागत है। जब दुनिया इस्लामिक रिपब्लिक के साथ क्या होने वाला है, ये देखने के लिए सांस रोके इंतजार कर रही है। चलिए इस हफ्ते की शुरुआत उस दूसरे मुद्दे से करते हैं जिसका दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, वर्ल्ड कप। अब फीफा खेलों में समावेश और समानता की बातें करना पसंद करता है, लेकिन जब बात इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आती है तो फीफा ने सालों तक इसके ठीक उलट को बढ़ावा दिया है। अब मुद्दा सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ईरानी जनता या उनको दबाने वाले शासन के साथ होंगी। फिलहाल फीफा इस परीक्षा में पूरी तरह असफल है। इस हफ्ते फीफा ने ऐलान किया कि वे वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक शेर और सूरज वाले झंडे पर प्रतिबंध लगाएंगे, जो लाखों ईरानियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक है और 1969 तक ईरान का राष्ट्रीय ध्वज था। अब ये झंडा किसी आतंकवादी संगठन का झंडा या नफरत का प्रतीक नहीं है। ये ईरानी राष्ट्रीय पहचान का ऐतिहासिक प्रतीक है, जो इस्लामिक रिपब्लिक से पहले का है। लेकिन फीफा को लगता है कि ये बहुत राजनीतिक है। इस बीफा ने बार बार फिलिस्तीनी झंडों, फिलिस्तीनी राजनीतिक प्रतीकों और खुले आम राजनीतिक प्रदर्शनों को दुनिया भर के स्टेडियमों में अनुमति दी है। याद है ये वर्ल्ड कप में मोरक्को। जाहिर है फिलिस्तीनी राजनीतिक प्रतीकों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन ईरानी सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रतीकों को नहीं। मैं याद दिला दूं, फिलिस्तीन कोई देश नहीं है। इसके अलावा फिलिस्तीनी झंडा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का झंडा है, जो 90 के दशक की शुरुआत तक एक आतंकी संगठन था। ये एक राजनीतिक प्रतीक है। फिर भी फीफा ने इसे वर्षों तक स्टेडियमों और दुनिया भर के फुटबॉल मंचों में दिखने दिया। लेकिन ईरान के ऐतिहासिक झंडे की बात आते ही वे यही सीमा रेखा खींच देते हैं। लेकिन ये सिर्फ झंडों तक सीमित नहीं है, क्योंकि फीफा ने वर्षों तक ऐसे शासन को बढ़ावा दिया, सामान्य ठहराया और संरक्षण दिया है जो व्यवस्थित रूप से खिलाड़ियों का शोषण करता है, महिलाओं को स्टेडियमों में जाने से रोकता है और खेल का इस्तेमाल प्रचार के लिए करता है। क्या आप जानती हैं इस्लामिक रिपब्लिक महिलाओं को फुटबॉल स्टेडियम जाने से रोकता है? महिलाओं को अपनी टीमों का मैच देखने की कोशिश करने पर गिरफ्तार किया गया है और उन पर हमला भी किया गया है। सबसे प्रसिद्ध मामलों में एक है सहर खोदाइरी, जिन्हें ब्लू गर्ल भी कहा जाता है। 2019 में एक पुरुष के वेश में स्टेडियम में घुसने की कोशिश करने पर गिरफ्तार होने और जेल की सजा का सामना करने के बाद सहर खोदाइरी ने अदालत के बाहर खुद को आग लगा ली और बाद में अपनी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी फीफा ने प्रशंसकों के उत्पीड़न में लैंगिक रंगभेद के खिलाफ सिर्फ खोखले बयान दिए, ठोस कदम नहीं उठाए। ये सिर्फ प्रशंसकों तक सीमित नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक अपने खिलाड़ियों का भी बेरहमी से उत्पीड़न करता है। चैंपियन पहलवान नवीद अफकारी को 2020 में शासन विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने पर फांसी दी गई थी। पेशेवर फुटबॉलर अमीर नासिर अजदानी को विरोध प्रदर्शन के लिए लंबी जेल सजा मिली। राष्ट्रीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वोरिया दाफोरी को प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पर गिरफ्तार किया गया। ईरान के पूर्व फुटबॉल दिग्गज अली करीमी, जो ईरानी इतिहास के सबसे प्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं, ने खुलेआम प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और इसके जवाब में शासन ने ईरान में उनकी संपत्तियां जब्त कर ली। यहाँ तक कि अभी भी राशिद मज़ाहिरी, जो ईरान की राष्ट्रीय टीम के पूर्व गोलकीपर हैं, 8 और 9 जनवरी को शासन द्वारा 30,000 से अधिक ईरानियों के नरसंहार की निंदा करने के बाद महीनों से लापता हैं। अभी वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले टीम मेली के एक पूर्व गोलकीपर लापता कर दिए गए हैं। और फीफा कहाँ है? फुटबॉल को शेर और सूरज वाला झंडा नहीं, बल्कि शासन ने राजनीतिक बनाया जब उन्होंने महिलाओं को स्टेडियम जाने से रोका। उन्होंने टीम मेली को प्रचार के लिए इस्तेमाल कर इसे राजनीतिक बना दिया। जब उन्होंने अपने ही लोगों का समर्थन करने वाले खिलाड़ियों को सजा दी। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा के लिए राज्य की कठपुतली बनाकर इसे राजनीतिक बना दिया और फीफा भी इसमें शामिल है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया में ईरानी महिला टीम के साथ हाल ही की घटना देखें। महिला एशियन कप के दौरान ईरानी खिलाड़ियों ने अपने मैच से पहले इस्लामी गणराज्य का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण ईरानी सरकारी मीडिया ने उन्हें सार्वजनिक रूप से युद्धकालीन गद्दार करार दिया। मैच के बाद कई खिलाड़ियों ने जान के डर से ऑस्ट्रेलिया में शरण ली। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस ने 5 खिलाड़ियों को होटल से निकालकर उन्हें शासन के निगरानीकर्ताओं से दूर ले जाने में मदद की। ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय वीजा दिए, लेकिन संघर्ष जारी रहा। कुछ खिलाड़ी जिन्होंने शुरू में सुरक्षा की तलाश की थी, बाद में अपना फैसला बदल लिया और यहाँ तक कि शासन द्वारा उन्हें और उनके परिवारों को धमकी देने के बाद ईरान लौट गए। ये इस्लामी गणराज्य के तहत खेल है और फीफा कुछ नहीं करता।
खेल मानव उत्कृष्टता और मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है, लेकिन इस्लामी गणराज्य इसे सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फीफा खेल का इस्तेमाल सॉफ्ट पावर के लिए करना अच्छी तरह जानता है, खासकर जब बात भ्रष्टाचार को छुपाने की आती है। कतर वर्ल्ड कप घोटाला कौन भूल सकता है। 2010 में फीफा ने 2022 वर्ल्ड कप कतर को दे दिया, जब इस्लामी तानाशाही ने फीफा के ताकतवर लोगों को सूटकेस भर भर कर पैसे दिए थे। 2015 में फीफा भ्रष्टाचार मामला आया, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने फुटबॉल और स्पोर्ट्स मार्केटिंग अधिकारियों पर भारी रिश्वत और संगठित अपराध के आरोप लगाए। तो जब फीफा अब ये दिखाता है कि वही तय करेगा कि कौन से झंडे और प्रतीक स्वीकार्य हैं, तो लोगों को पूरा हक है पूछने का, क्या ये वाकई सिद्धांतों की बात है या ये राजनीतिक फायदे, पैसे और इस्लामी शासन बचाने के बारे में है। देखिए फीफा ने रूस के मुकाबले कैसे व्यवहार किया। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निलंबित कर दिया गया और इसके साथ ही मानवाधिकार, कानून और नैतिक जिम्मेदारी पर बयान दिए गए। फीफा जब चाहे किसी देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जब इस्लामी गणराज्य की बात आती है, जो प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है, हिजाब उल्लंघन पर महिलाओं को मारता है, खिलाड़ियों को यातना देता है, महिलाओं को स्टेडियम जाने से रोकता है और खेल को विचारधारा नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करता है, अचानक फीफा बहुत चुप हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा ईरानी लोग इस्लामी गणराज्य को फीफा प्रतियोगिता से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं और फीफा के अपने ही नियम उन्हें कार्रवाई करने का पूरा आधार देते हैं। फीफा के नियमों के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि फीफा सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। फीफा के नियमों के अनुच्छेद 4 में देश, व्यक्ति या समूह के खिलाफ नस्ल, रंग, जातीयता, राष्ट्रीय मूल, लिंग, विकलांगता, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध है। फीफा की मानवाधिकार नीति कहती है कि उसे अपनी प्रभाव शक्ति का इस्तेमाल करके मानवाधिकार रक्षकों और मीडिया प्रतिनिधियों की तब रक्षा में मदद करनी चाहिए जब उनकी स्वतंत्रताएं खतरे में हों। तो फीफा ऐसे शासन से अपने रुख को कैसे मेल बैठाता है जो अपराध करता है? वो नहीं बैठा सकता। ईरानी लोग इस पर चुप नहीं रहेंगे। वे शेर और सूरज वाले झंडे को लहराना नहीं रोकेंगे और फीफा को शासन का सांस्कृतिक पहरेदार नहीं मानेंगे। इस्लामी गणराज्य को फीफा से निलंबित करना चाहिए और फीफा को ईरानी लोगों की सेंसरशिप रोकनी चाहिए, जबकि फीफा उसी शासन की रक्षा कर रहा है जो उन पर अत्याचार करता है। अब हमें कुछ मिथकों का भंडाफोड़ करना है, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि ईरान में शासन का भविष्य क्या होगा। युद्ध विराम के बाद से शासन ये मिथक फैला रहा है कि मीनाब में अमेरिका ने जानबूझकर लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाकर 100 से ज्यादा बच्चों का नरसंहार किया। लेकिन जैसे जैसे आप इस मामले के विवरणों को देखते हैं, आपको और ज्यादा समझ आता है कि असलियत से इसका कोई लेना देना नहीं है। शासन चाहता है कि लोग ये सोचें कि क्योंकि बच्चों की मौत हुई, इसलिए वो हमला एक युद्ध अपराध था, लेकिन असलियत ये नहीं है और इसका कारण ये है। सशस्त्र संघर्ष के कानूनों के तहत किसी हमले का मूल्यांकन सिर्फ उसके परिणामों के आधार पर नहीं किया जाता। इसका मूल्यांकन उस समय उपलब्ध जानकारी, लक्ष्य क्या था, क्या लक्ष्य का सैन्य महत्व था, क्या नागरिकों को होने वाला नुकसान सैन्य लाभ की तुलना में अत्यधिक था और क्या संभव एहतियात बरती गई थी, इन सब बातों के आधार पर किया जाता है। तो चलिए इसे यहाँ लागू करते हैं। पहला अंतर, कानून के मुताबिक सेनाएं सिर्फ सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाएं, नागरिकों को नहीं। IRGC नौसेना या मिसाइल सुविधा वैध सैन्य लक्ष्य है। अगर कोई स्थल सैन्य गतिविधियों, मिसाइल लॉन्च, कमांड, वायु रक्षा, नौसेना या हथियार भंडारण में शामिल है, तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। अब सेनकॉम के ब्रैड कूपर के अनुसार ये स्थल IRGC क्रूज मिसाइल स्थल पर और एक IRGC बेस के भीतर था। देखिए, तो ये एक जटिल जांच है। स्कूल खुद एक सक्रिय आईआरजीसी क्रूज मिसाइल बेस पर स्थित है, इसलिए ये औसत हमले से ज्यादा जटिल है। जैसे ही हम पूरा कर लेंगे, मैं पूरी तरह से पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, आपकी महत्वपूर्ण निगरानी भूमिका और यहाँ मौजूद अन्य सदस्यों को ध्यान में रखते हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई स्कूल IRGC सैन्य परिसर के अंदर, पास या उसके मूल परिधि में बनाया गया है, तो परिसर का सैन्य स्वरूप सिर्फ इसलिए नहीं खत्म हो जाता क्योंकि शासन ने उसके पास आम नागरिकों को रख दिया है। अगला मुद्दा दोहरे इस्तेमाल का है। अगर किसी नागरिक संरचना का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है या उसे सैन्य लक्ष्य में शामिल कर लिया गया है, तो वह अपनी सुरक्षा खो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर मौजूद हर व्यक्ति लड़ाकू बन जाता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारण का विश्लेषण बदल जाता है।
अगर वो स्थान आईआरजीसी से जुड़े स्कूल फॉर मार्टियर्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था, जैसा नाम था, अगर उसका बेस के साथ सैन्य या वैचारिक एकीकरण था, जैसा कि था, या हमला उसके आसपास की आईआरजीसी सुविधा को निशाना बनाकर किया गया था, जैसा कि किया गया था, कानूनी सवाल ये नहीं कि स्कूल था या नहीं, बल्कि क्या वहां कोई वैध सैन्य लक्ष्य था। अगला मुद्दा अनुपातिकता का है। अब अनुपातिकता का मतलब ये नहीं है कि कोई भी नागरिक मर नहीं सकता। इसका मतलब है कि नागरिकों को होने वाला नुकसान अपेक्षित ठोस और प्रत्यक्ष सैन्य लाभ की तुलना में अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्य सक्रिय युद्ध के दौरान आईआरजीसी का नौसैनिक या मिसाइल स्थल था, तो वो उच्च मूल्य वाला सैन्य लक्ष्य है। अगर हमला करने वालों ने खुफिया जानकारी के आधार पर स्कूल को नागरिक स्कूल ना मानकर हमला किया और वहां बच्चे ना होने का विश्वास था, तो खुफिया विफलता से ये हमला अपने आप युद्ध अपराध नहीं बनता। एहतियात की बात करें तो कानून नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जरूरी सावधानी चाहता है, लेकिन पूरी जानकारी जरूरी नहीं मानता। अगर पुरानी खुफिया जानकारी इस्तेमाल हुई तो ये गंभीर है और जांच होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाना नहीं है। और आखिर में मानव ढाल और नागरिकों की तैनाती। अगर इस्लामिक रिपब्लिक ने बच्चों को सैन्य क्षेत्र में रखा या तैनात किया, खासकर तब जब हमले पहले ही शुरू हो चुके थे, तो ये उनके लिए ढाल नहीं बल्कि एक आरोप है। कानून सैन्य बल को अपने ठिकानों को नागरिकों से घेरकर सुरक्षित करने की इजाजत नहीं देता। ये किसी शासन को ये अधिकार नहीं देता कि वो बच्चों को प्रचार का साधन बनाए, खासकर जब वो उन्हें सैन्य लक्ष्य से दूर रखने में नाकाम हो। कानूनी रूप से यही मुख्य बात है। अगर हमला आईआरजीसी के सैन्य लक्ष्य पर था, अपेक्षित सैन्य लाभ अहम था और नागरिकों की मौजूदगी ज्ञात नहीं थी या पुरानी खुफिया जानकारी पर आधारित थी, अगर नागरिकों को निशाना बनाना मकसद नहीं था, तो यह हमला सशस्त्र संघर्ष के कानूनों के तहत शायद वैध माना जाएगा, चाहे नतीजा दुखद हो। लेकिन नहीं, त्रासदी खुद युद्ध अपराध नहीं होती, और न्यायपूर्ण युद्ध में नागरिकों की मौत अपने आप राधिक मंशा या गलत आचरण का प्रमाण नहीं है, क्योंकि मीना कोई साधारण या अनजान जगह का स्कूल नहीं था। यहाँ तक कि उन रिपोर्टों में भी जो शासन के घटनाक्रम के पक्ष में हैं, ये स्वीकार किया गया है कि उस परिसर में स्थित लड़कियों का स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय ऐतिहासिक रूप से आईआरजीसी नौसेना परिसर का हिस्सा था। शासन और समर्थक कहते हैं कि 2016 से सैटेलाइट इमेजरी में दिखता है, स्कूल को घेराबंदी कर, रंग रोगन कर और कक्षाओं व खेल मैदान के साथ नागरिक सुविधा की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। आखिरकार एक बच्चों का स्कूल आईआरजीसी नौसेना और मिसाइल सुविधा के अंदर, उसके पास या उसकी मूल सीमा के भीतर क्यों स्थित था? और यही शासन की कहानी में पहली बड़ी खामी है। वे चाहते हैं कि दुनिया स्कूल शब्द देखे, ना कि आईआरजीसी बेस शब्द। और दूसरी खामी है समय रेखा। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों, एमनेस्टी, द गार्जियन, टाइम और ईरानी रिपोर्टों के अनुसार ईरान भर में हमले सुबह लगभग 9:40 से 10 बजे के बीच शुरू हुए। ये एक सामान्य शनिवार था जो ईरान में स्कूल का दिन है। लगभग 10 बजे हमले शुरू होने के बाद पूरे देश में स्कूल बंद कर दिए गए और बच्चे घर भेजे गए। फिर लगभग 10:43 बजे से 10:45 बजे के बीच हमला स्कूल पर हुआ। ठीक है, ये सच है कि ज्यादा समय नहीं था, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे बच्चे अभी भी एक ऐसी इमारत के अंदर क्यों थे जो आईआरजीसी के सैन्य परिसर में स्थित थी। अगला सवाल ये है कि किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था इस दावे को लेकर। कई रिपोर्टों में शासन ने दावा किया है कि शायद एक अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल ने स्कूल को निशाना बनाया, और कुछ रिपोर्टों में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्रारंभिक अमेरिकी जांच के अनुसार ये हमला पुरानी खुफिया जानकारी के कारण हुआ था, न कि स्कूल पर जानबूझकर किया गया हमला था। फिर एक आईआरजीसी अधिकारी ईरानी सरकारी टीवी पर कुछ ऐसा बताते हैं जो टॉमहॉक मिसाइल जैसी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रोन को पास आते हुए देखा और उनकी यूनिट ने पहले छोटे हथियारों से कोशिश की, फिर एक डीएसएच के 12.7 मिलीमीटर भारी मशीन गन को ट्राइपॉड पर लगाकर उन्हें गिराने की कोशिश की। इसे टॉमहॉक मिसाइल से जोड़ना मुश्किल है। एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल तेज नीची उड़ान भरने वाली होती है और प्रतिक्रिया के लिए लगभग कोई समय नहीं देती। आप उसे आते भी देख सकते, बस जो कर रहे हैं रोकें, तिपाई पर लगी भारी मशीन गन निकालें, सेट करें, निशाना लगाएं और फायर करें। लेकिन धीमे ड्रोन या लोइटरिंग म्यूनिशन के साथ ये ज्यादा मुमकिन है। तो फिर वो क्या था? टॉमहॉक, ड्रोन या कुछ और? आईआरजीसी अधिकारी शासन की कहानी से अलग परिदृश्य क्यों बता रहे हैं? अगर शासन हथियार पर झूठ बोल रहा है,
तो और किस बात पर झूठ बोल रही हैं? यही मैट टार्डियो का विश्लेषण और अहम हो जाता है। टार्डियो एक स्वतंत्र सैन्य विश्लेषक हैं, जिन्होंने दृश्य प्रमाण और स्थल की बनावट का अध्ययन किया। उनका कहना है कि मुख्य धारा की रिपोर्टिंग ने शासन के स्रोतों पर अत्यधिक भरोसा किया है। उनके सबूत बताते हैं कि हमला शासन के अनुसार सामान्य बालिका विद्यालय पर नहीं, बल्कि शहीदों के लिए बने आईआरजीसी से जुड़े स्कूल परिसर पर हुआ था, जो आईआरजीसी की नौसेना और मिसाइल बेस से जुड़ा था। टार्डियो ने इमारत के अंदर की तस्वीरें जारी की, जिनमें आईआरजीसी से जुड़े सैन्य स्मारक और शहीदों की सामग्री दिखती है। स्कूल में बच्चों के बीच ये चीज क्यों है? यही से हम शासन की कहानी में चौथी बड़ी खामी पर पहुंचते हैं। लगता है इस जगह का दोहरे इस्तेमाल का इतिहास रहा है, जिस पर शासन बात नहीं करना चाहता। तो कोई इस्लामी गणराज्य के दावों को यूं ही सच क्यों माने? इसी शासन ने यूक्रेनी इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PS-752 गिराई थी, जिसमें 176 लोग मारे गए और फिर कई दिन झूठ बोला, जब तक कि सबूत नकारना संभव नहीं रहा। ये वही शासन है जिसने 8 और 9 जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों बच्चों की हत्या की थी और तब से और भी बच्चों को फांसी दी है। और यही वो जगह है जहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया फिर से असफल हो गया। इस कहानी को जिम्मेदारी से कवर करने का मतलब था बताना कि मिना के एक स्कूल में बड़ी संख्या में नागरिक हताहतों की खबरें आ रही हैं। इस जगह का इतिहास ये है कि ये आईआरजीसी नौसेना परिसर के अंदर रही है। इसके बजाय कवरेज का बड़ा हिस्सा अमेरिका ने स्कूली लड़कियों पर बमबारी की बंदिया और इस्लामिक रिपब्लिक का प्रचार ठीक इसी तरह काम करता है। इस घटना की जांच जरूर होनी चाहिए। अगर निशाना लगाने में गलती हुई थी तो बताइए। अगर पुरानी जानकारी का इस्तेमाल हुआ था तो बताइए। अगर आम नागरिक मारे गए तो इसे स्वीकार कीजिए। पर इस्लामिक रिपब्लिक को एक जटिल और संभवतः शासन की वजह से हुई त्रासदी को प्रचार की जीत में ना बदलने दे। क्योंकि असली सवाल ये है कि आखिर एक स्कूल आईआरजीसी के सैन्य परिसर में चल ही क्यों रहा था? जब शासन टॉम हॉक का दावा करता है तो अधिकारी ड्रोन क्यों कहते हैं? वहां के सैन्य इतिहास को कम क्यों दिखा रहे हैं? जब हमले शुरू हो गए और स्कूल बंद थे, तो बच्चे वहां क्यों थे? पश्चिमी मीडिया उस शासन पर क्यों भरोसा करता है जिसने पहले भी हताहतों पर झूठ बोला और मासूम ईरानी बच्चों की हत्या की? उसे अब उनका रक्षक दिखाने दिया जा रहा है। यही असली कहानी है, ना कि उस शासन की मनगढ़ंत कहानी। अब इस हफ्ते के द गुड, द बैड और द अगली की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं बुरी खबर से, जो बहुत शर्मनाक है। न्यूयॉर्क सिटी के कंट्रोलर और कांग्रेस उम्मीदवार ब्रैड लेंजर ने हाल ही में क्वींस की एक मस्जिद में कुरान की एक आयत पढ़ी जो ईसाइयों का अपमान करती है। उन्होंने कांग्रेस में इल्हान उमर और राशिदा तलेब से साझेदारी की इच्छा जताई और इजराइल पर लेबनान में नरसंहार का आरोप लगाया। देखें। मैं एक गर्वित यहूदी न्यूयॉर्कर के रूप में मानता हूं कि गाजा में इजराइल का नरसंहार एक अपवित्रता है। ये उस समझ का उल्लंघन है कि हर कोई भगवान की छवि में बनाया गया है। गाजा में हर एक फिलिस्तीनी बच्चा उतना ही दिव्य है जितने मेरे प्यारे बच्चे। और इसलिए हाँ, कांग्रेस में मैं इजराइल को और अमेरिकी सैन्य सहायता के लिए वोट नहीं दूंगा। न ही वे बम जो गाजा के अस्पतालों और स्कूलों को तबाह कर रहे हैं, न ही लेबनान में कब्जा जो अब मुझे लगता है दुर्भाग्य से शायद नरसंहार की ओर बढ़ रहा है। जैसी साझेदारी मैंने सोरान के साथ बनाई, वैसी ही उम्मीद है कि राशिदा तलेब, इल्हान उमर और कांग्रेस के अन्य सदस्यों के साथ भी बनाऊंगा। ये दिखाने के लिए कि हम एक ऐसा शहर, देश और दुनिया बना सकते हैं जो हर किसी की पहुंच में हो, जहां हर किसी का स्वागत हो और जहां हर किसी की मानवता का सम्मान हो। कुल हुआ अल्लाहु अहद, अल्लाहु अस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज मेरा स्वागत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये एक यहूदी के रूप में जो नाटक किया जा रहा है वो बिल्कुल दयनीय है। ऐसे डरपोक लोग घिनौने होते हैं जो अपनी यहूदी पहचान का इस्तेमाल इकलौते यहूदी देश पर झूठे आरोप लगाने के लिए करते हैं, जबकि वे उन लोगों के साथ होते हैं जो गैर मुसलमानों के खिलाफ इस्लामी बयानबाजी करते हैं। लेकिन जो बात यहाँ सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वो ये है कि ये हकीकत से कितना कटा हुआ है। इजराइल का लेबनान से कोई क्षेत्रीय विवाद या वहां मौजूद रहने की इच्छा नहीं है। लेबनान की एकमात्र समस्या है कि इस्लामिक रिपब्लिक और हिजबुल्लाह ने उस पर कब्जा कर लिया है। ये लेबनान के लोग भी जानते हैं।
लेकिन ब्रैट इस बात को जानने के लिए बहुत व्यस्त है क्योंकि वो इस्लामवादियों की चापलूसी करने में लगा हुआ है। वो अपनी अच्छाई दिखाने के लिए इतना बेताब है कि उसी कार्यक्रम में पहुंचता है जहां बाद में इमाम ने काफिरों के खिलाफ तलवार लेकर मेहदी के आने की दुआ की। यही गैर साद की आत्मघाती सहानुभूति की अवधारणा को दर्शाता है। एक पश्चिमी राजनेता जो लोकतंत्र, सहिष्णुता, महिलाओं के अधिकारों और बहुलवाद के समर्थन का दावा करता है, एक कमरे में खड़ा है। ऐसी बयानबाजी को सामान्य बनाना, जिसे अगर कोई और धार्मिक या राजनीतिक समूह कहता तो तुरंत निंदा की जाती। सच कहूं तो इसे देखना भी शर्मनाक है। और अब सबसे बुरा, आयतुल्लाह बीबीसी ने हाल ही में तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में गरीबी के कारण पुरुषों द्वारा अपनी बेटियों को बाल विवाह में बेचने पर एक रिपोर्ट प्रसारित की। इस कहानी ने बच्चों को बेचने वाले पुरुषों को ही मुख्य पीड़ित दिखा दिया। देखिए, अब्दुल राशिद अजीमी के घर पर हमें अचानक इस विनाशकारी असर का सामना करना पड़ता है। वो अपनी बेटियों को बुलाते हैं। रुकिया और रूहिया जुड़वा हैं। वे 7 साल की हैं। अब्दुल ये बताने को उत्सुक हैं कि वो असहनीय फैसले क्यों ले रहे हैं। सेक्रेटरी बेकर, आप जानते हैं आप बच्चे थे। मैं गरीब हूँ और कर्ज में हूँ। अपनी बेटियों को बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं सूखे होठों के साथ घर आती हूँ, परेशान और उलझन में हूँ। मेरे बच्चे आकर कहते हैं, बाबा रोटी दे दो। रहीला, लेकिन मैं क्या दे सकती हूँ? काम कहाँ है ताकि मैं कमा सकूं? मेरा दिल टूटता है, पर यही तरीका है जिससे मैं अपने बाकी बच्चों को खिला सकती हूँ। अब्दुल कहते हैं सिर्फ बीबीसी का आईटेल ही इतनी घृणित और अमानवीय हरकत को ऐसे दिखा सकता है कि बेटियों को यौन दास्ता में बेचने वालों को पीड़ित बता दे। ये सुअर पीड़ित नहीं हैं, लड़कियां ही असली पीड़ित हैं। फिर भी बीबीसी ज्यादा वक्त इन पिता लोगों की इंसानियत, परेशानियां, भावनाएं और उनके मुश्किल फैसले दिखाने में लगाता है, जबकि असली बच्ची पीड़ित पृष्ठभूमि में रह जाती हैं। सच में दुर्भाग्य से ये पैटर्न इस्लामवादी समाजों की वेस्टर्न मीडिया कवरेज में बार बार दिखता है। इन व्यवस्थाओं में औरतों, लड़कियों के साथ जो होता है उसे नैतिक रूप से उसका सामना करने में हिचकिचाहट है और सब कुछ गरीबी, संस्कृति या जटिलता बताकर टाल दिया जाता है। बाल वधुओं के बारे में कुछ भी जटिल नहीं है। तालिबान ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से मिटा दिया है और लड़कियों को स्कूल, काम और बोलने तक से रोक दिया है, जिससे वे सिर्फ संपत्ति बनकर रह गई हैं। फोकस यही होना चाहिए था, लेकिन बीबीसी ने छोटी लड़कियों को बेचने वाले पुरुषों पर ध्यान दिया, जो भयानक है। अब इस हफ्ते की शानदार अच्छी खबर, कांग्रेस के यहूदी विरोधी सदस्य थॉमस मैसी केंटकी में प्राइमरी हार गए, जिससे उन्मादी प्रतिक्रिया शुरू हुई। दाएं पक्ष के नए यहूदी विरोधी, जो यहूदियों, एआई पैक और अन्य को दोषी मानते हैं, लेकिन असली मतदाता, जिन्हें वे शायद इतना सम्मान नहीं देते कि वे खुद फैसले ले सकें। महीनों से पूरा टैकर कार्लसन्स इकोसिस्टम खुद को ये समझा रहा था कि रिपब्लिकन मतदाता, खासकर ईसाई, इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। फिर असली मतदाता सामने आ गए। मैसी ने केंटकी के चौथे जिले का प्रतिनिधित्व किया, जो सबसे भरोसेमंद रूढ़िवादी, ईसाई और इजराइल समर्थक जिलों में से है। और मैसी ने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक पहचान को इजराइल, एआई पैक, विदेशी प्रभाव और अमेरिकी यहूदियों को बदनाम करने की सनक बना लिया। इसके जवाब में वो लगभग 10 अंकों से हार गए। जल्द ही बवाल मच गया। टकर खालसन ने ऑनलाइन कहा कि इजराइल लॉबी ने थॉमस मेसी को हटाया। ऑनलाइन अल्ट्रा राइट इकोसिस्टम के लोग चिल्लाने लगे कि एआईपीएसी ने चुनाव खरीद लिया, जैसे केंटकी के इंजीलवादी रिपब्लिकन्स बिना सोच के रोबोट हों, जिनकी अपनी कोई राजनीतिक मान्यताएं ही ना हो। राजनीति ऐसे नहीं चलती। आप अमेरिका के इजराइल समर्थक रिपब्लिकन इलाके में इजराइल पर सालों हमला करके वोटरों से समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल इस चुनाव का मुख्य मुद्दा था, लेकिन राजनीति गठबंधन की गणित है और ऑनलाइन टिप्पणीकारों ने पूरी तरह से कंजर्वेटिव अमेरिका को गलत समझा। सच कहूँ तो मेसी का पहले संशोधन वाला ड्रामा हमेशा मजाक ही रहा है। मेरा मतलब है, ये वही आदमी है जिसने सालों तक सबको फ्री स्पीच, खुली बहस और सेंसरशिप के खिलाफ होने पर लेक्चर दिया, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक्स पर पहले से ही ब्लॉक कर दिया, जबकि मैंने उससे कभी कोई बातचीत भी नहीं की थी, क्योंकि उसे यहूदियों से नफरत है। इसीलिए वह इतना घिनौना धोखेबाज है। वो खुद को फ्री स्पीच समर्थक बताता है,
लेकिन जिस धर्म की अमेरिकी महिला उसे पसंद नहीं, उसे ब्लॉक कर देता है और अपनी सोशल मीडिया नीति का विरोध करता है, जो फ्री स्पीच की रक्षा करने और दृष्टिकोण के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने का दावा करती है। खायर उसकी हार की स्पीच में भी यहूदियों के प्रति उसका अजीब जुनून दिखी। देखिए। सुनिए, मैं चाहूंगा मैं पहले ही सामने आ जाता, लेकिन प्रतिद्वंदी को फोन कर हार स्वीकार करनी थी और तेल अवीव में एड गैलेरियन को ढूंढने में वक्त लगा। वो अर्थव्यवस्था, स्थानीय मुद्दों या डोनाल्ड ट्रंप पर बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना सबूत सीधे यहूदी विरोधी साजिशों की बात की, क्योंकि ये आंदोलन असल में अमेरिका फर्स्ट के लिए नहीं है। इसी कारण मैसी ईरान के इस्लामी गणराज्य के वॉशिंगटन स्थित मुखपत्र ट्रीटा पारसी से मेलजोल बढ़ा रहे हैं और नायत नामक प्रो इस्लामिक रिपब्लिक लॉबिंग ग्रुप का समर्थन भी मिला। यहाँ तक कि मैसी की पूर्व प्रेमिका ने भी सार्वजनिक रूप से उन पर खुद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से पैसे लेने का आरोप लगाया है। अब सच ये है कि मैसी को संविधान की परवाह नहीं है। वो संकीर्ण सोच वाला और असफल है और उसका यहूदी विरोध खुला है। उसने जायनिज्म और विदेशी प्रभाव पर दोहरी निष्ठा के झूठे आरोप बार बार लगाए हैं। उसने ऐसे पोस्ट साझा किए जो ये संकेत देते हैं कि कांग्रेस को अमेरिकी देशभक्ति से ज्यादा जायोनिज्म की चिंता है। एक मैसी समर्थित पैक ने यहूदी दाता पॉल सिंगर को निशाना बनाते हुए उनकी पहचान के लिए डेविड का सितारा दिखाते हुए विज्ञापन चलाया। उन्होंने प्रमुख अमेरिकी यहूदियों को निशाना बनाकर सरकारी खाते पर ब्लॉक किया, जिससे उनके प्रथम संशोधन के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन हुआ। खैर, केंटकी के मतदाता थॉमस मैसी की इस पूरे ढोंग पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहूदी द्वेष एक हारने वाली विचारधारा है। और थॉमस मैसी, तुम निश्चित ही हारने वाले हो। अच्छा हुआ तुमसे छुटकारा मिला, यहूदी विरोधी। और इसी के साथ इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते फिर लौटूंगी और आपको उन ताज़ा खबरों के बारे में बताऊंगी जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे एक्स पर एमिली के श्रेडर या इंस्टाग्राम पर एमिली इन तेल अवीव पर संपर्क करें। मैं अगले हफ्ते JNS TV के आस्क द सबट्यूड में मिलूंगी।